जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर अनुगत्य सिद्धांत यानी काइनेटिक थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है हीलियम परमाणु की औसत ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत ऊष्मीय ऊर्जा को हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बार की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। औसत ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है कमरे के ताप पर। तो कमरे का ताप पहले आपको मालूम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। तो कमरे के ताप पर, तो कमरे का ताप जो होता है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम परम ताप में बदल दें तो परम ताप में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि औसत ऊष्मीय ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3/2 kBT, जहाँ kB जो होता है ये बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। तो चलिए अब हम सबकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3/2 और kB बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू आपको मालूम है, ये है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और कैपिटल टी परम ताप है। परम ताप की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 300। तो फिर क्या किया जाएगा, आप देखें अगर इसको हम कटा दें तो ये हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पर गुणा कर लें तो फिर देखें ये वैल्यू क्या आएगी। तो देखें ये 15 तिया 45, 450 हो जाएगा और इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी 450 में 1.38 से गुणा कर देंगे तो ये लगभग 621 हो जाना चाहिए। ये 621 हो जाएगा। 621 इंटू 10⁻⁻23 और चूंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये जूल हो जाएगा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी है, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए इसमें 100 से भाग और 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से भाग कर देंगे 6.21 हो जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो 100 का मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻21 जूल। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है सूर्य के पृष्ठीय ताप पर। तो सूर्य का पृष्ठीय ताप जो होता है ये 6000 केल्विन होता है। 6000 केल्विन पर औसत ऊष्मीय ऊर्जा पूछी जा रही है। तो सेकंड में सब कुछ वही रहेगा, केवल टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ आपको दिया हुआ है 6000 केल्विन। तो ज़रा देखा जाए, अब हम यहाँ पर ई बार की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला वही होगा 3/2 और kB का मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और कैपिटल टी की जो वैल्यू है ये है यहाँ पर देखें 6000। अब 2 से इसको कटा दीजिए
तो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000 और फिर ये हो जाएगा ई बार इजकल टू, देखिए 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9000 और गुणे 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखें कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हम इसका गुणा करें तो देखें ये हो जाएगा आपका ये 9000 में, बल्कि देखिए ऐसा करते हैं ना, हम इन 3 जीरो को हटा लेते हैं। तो 3 जीरो को अगर हम हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है और 3 जीरो हट जाएगा यानी 10⁻³ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻20। अब 9 का 1.38 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए गुणा कर दीजिए। तो 9 8 72 2 हो जाएगा, हासिल 7 हो गया और फिर ये हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ देखें ये 9 8 72 2 हो गया था, कैरी 7 और फिर 9 3 27 और 7 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 9 का में 9 9 3 12 हो जाएगा। दशमलव का 2 अंक कटा दीजिए तो ये 12.42 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये हो गया 12.42 इंटू 10⁻⁻20। लेकिन आप जानते हैं विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक ही रखा जाता है, इसलिए इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 10 से भाग कर देंगे तो ये 1.242 हो जाएगा और 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁻⁻19 हो जाएगा और इतना जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपको 9000 केल्विन ताप पर औसत ऊष्मीय ऊर्जा की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। अब इसके बाद देखें, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट आपसे कहा जा रहा है 100 लाख केल्विन यानी तारे का क्रोध ताप पर। तो 100 लाख केल्विन का मतलब क्या हुआ, देखिए टी की वैल्यू दी गई है 100 लाख केल्विन। तो देखिए 100 और लाख, तो लाख केल्विन जब होगा तो 10⁵ हो जाएगा। तो 10⁵ और इतना केल्विन हो जाएगा 100 लाख, यानी देखिए 100 के सामने 5 जीरो कर दें तो 100 लाख हो जाएगा। तो फिर ये 100 इंटू 10⁵ केल्विन सीधे लिख दिए हैं। तो अब इतने पर औसत ऊष्मीय ऊर्जा पूछी जा रही है, तो फार्मूला वही हो जाएगा E बार इक्वल टू 3/2 और केबी की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टी की जो वैल्यू आपको दी गई है, ये देखिए ये इकट्ठे इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻7 हो जाएगा। ये 10⁻2 है, ये 10⁻5 है, 10⁻7 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 से अगर इसको कटा दें तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और फिर 2 नवा 18 हो जाएगा। 2 से ये कट गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे गुणा कर ले और गुणा करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा आपका, देखें अब 3 में 0.69 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.07 हो जाएगा। और फिर ये देखिए 10⁻⁻23 और 10⁻7, तो 7 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16 जूल हो जाएगा। तो ये आपसे थर्ड पार्ट में पूछ रहा था कि 10 लाख केल्विन ताप पर औसत ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, तो ये औसत ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है।
चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस ताप पर आर्गन गैस, यानी आर्गन गैस का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा करते हैं ना कि आर्गन गैस के टेम्परेचर को हम TAR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किस ताप पर आर्गन गैस के सिलेंडर में अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, आर्गन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम, तो देखिए हीलियम का टेम्परेचर इसको THE लिख ले रहे हैं और ये आपको दिया हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये -20 है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये परम ताप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परम ताप में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा आपका 253 केल्विन हो जाएगा। तो किस ताप पर आर्गन गैस के सिलेंडर में अणुओं का VRMS -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगी। यानी प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि आर्गन के लिए वर्ग माध्य मूल वेग और हीलियम के लिए वर्ग माध्य मूल वेग ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आर्गन के लिए वर्ग माध्य मूल वेग VRMS AR होगा और फिर हीलियम के लिए वर्ग माध्य मूल वेग ये हो जाएगा VRMS HE। प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखें VRMS √3 RT/m होता है, आपको मालूम है। तो अगर हम आर्गन के लिए रखते हैं तो देखिए √3 RT, तो TAR हो जाएगा अपान यम AR, आर्गन का अणुभार हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा देखिए हीलियम के लिए √3 RTHE, हीलियम के लिए अपान ये हो जाएगा MHE। अब देखें फिर सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा। चलिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो 3RTAR अपान MAR = 3RTHE अपान ये हो जाएगा MHE। 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा। आपसे TAR की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो TAR की वैल्यू ज्ञात करने के लिए MAR का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो TAR यहाँ देखें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा MAR अपान MHE इंटू हो जाएगा THE। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं और रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। आर्गन का जो अणुभार होता है वो 39.9 होता है, ये आपको मालूम है। तो चलिए ये आर्गन का जो अणुभार है ये 39.9 होता है। और MHE का हीलियम का अणुभार, तो हीलियम का अणुभार 4 होता है। और THE हीलियम का टेम्परेचर, देखिए हीलियम का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 253। अब हमको इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके देखा जाए तो सबसे पहले 39.9 में हम जो है, या चलिए 4 से भाग दे देते हैं। तो अगर 4 से भाग देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए ये 4 9 36 हो जाएगा, तो 9 हो गया। और फिर ये हो जाएगा आपका 3 और फिर 9, तो फिर ये 4 9 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 3 और 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
सात चौक 28, 9.97 के आसपास लगभग होगा। और इसके बाद ये है आपका 253। अब इन दोनों का हम गुणा कर दें तो गुणा करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 2523 आती है। 2523 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, बल्कि यहाँ पर 10.7 भी होगा, 10.7 केल्विन। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि किस ताप पर आर्गान के लिए वर्ग माध्य मूल वेग -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा। तो वो टेम्परेचर हमें ज्ञात हो गया 2523.7 केल्विन। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर है जिसमें 2 वायुमंडलीय दाब पर, देखें दाब दिया हुआ है 2 वायुमंडल। तो वायुमंडल को हम न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि एक वायुमंडल बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 वायुमंडल बराबर कर देंगे 1.013 इंटू 10⁵, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का तो ये हो जाएगा 2.026 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस के एक सिलेंडर में 2 वायुमंडलीय दाब एवं 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और ये दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो 273 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 300 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 290, ये हो जाएगा आपका देखें 290 केल्विन हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 290 केल्विन यानी 290 केल्विन हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो क्या पूछा जा रहा है, पर नाइट्रोजन अणुओं के माध्य मुक्त पथ, नाइट्रोजन अणुओं का माध्य मुक्त पथ, तो माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। माध्य मुक्त पथ और संघट्ट आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है। तो संघट्ट आवृत्ति यानी न्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं। और नाइट्रोजन की त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, नाइट्रोजन अणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम ये त्रिज्या दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा, और फिर देखिए संघट्ट काल की तुलना अणुओं द्वारा 2 संघट्टों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक चलने में लगे समय से कीजिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। फिर नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान आपको 28 यूनिट दिया है या 28 AMU दिया हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का आयतन हम लोग निकाल लें पहले। तो 1 मोल का आयतन कैसे निकालेंगे? आपको आदर्श गैस का समीकरण मालूम है, PV बराबर RT।
तो 1 मोल का आयतन V की वैल्यू निकालनी होगी तो ये RT बटा में P होगा। और यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू होती है 8.31 और T की वैल्यू हमने निकाला है, T की वैल्यू 290 है और फिर P की वैल्यू हम देखे हैं 2.026 इंटू 10⁵। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखें अब यहाँ पर 2 से इसको घटाया जाए तो देखिए 2 से घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1.013 और इसको घटा दीजिए 2 का में 2, ये हो जाएगा 145। अब इसके बाद हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो देखें ये है 8.31 इंटू 145 अपान हो जाएगा 1.013 और नीचे है 10⁵। 10⁵ को ऊपर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 10⁻⁻5। एक काम करते हैं, अब ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए अगर ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा दशमलव और यहाँ दशमलव आ जाएगा। और फिर जो है अगर हम लोग ऊपर नीचे गुणा करें 100 से, अगर 10 से फिर गुणा कर दें तो अगर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो देखें 0 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 10 से गुणा करेंगे 10⁻, ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 831 में 1450 से गुणा करिए और गुणा करने के बाद 1013 से भाग दीजिए। यह मान जो है आपका आता है लगभग 11,890। इसको सॉल्व करने पर 11,890 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 10,000 से भाग और 10,000 से गुणा कर दें तो 10,000 से भाग देंगे तो 1.189 हो जाएगा और फिर 10,000 से गुणा कर देंगे तो 10,000 का मतलब 10⁴ 10⁻⁻2 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो गैस के 1 मोल का, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल का आयतन हमें ज्ञात हो गया। एक काम और हम कर लें, अणुओं की संख्या यहाँ से निकाल लें। तो अणुओं की संख्या n होती है और अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यानी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या निकालना है। तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल अणुओं की संख्या, और आपको मालूम है कि टोटल अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो टोटल अणुओं की संख्या में आयतन से भाग दे देंगे तो एकांक आयतन में नाइट्रोजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है और नीचे आयतन आपको मालूम है ये है 1.189 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये क्या होगा, ये हो गया 6.023 अपान 1.189 और ये 10⁻25 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे हम 1000 से गुणा कर दें तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब भाग दिया जाए तो ये लगभग 5 आ जाएगा। देखिए ये लगभग 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻25 यानी नाइट्रोजन एकांक आयतन में अणुओं की संख्या आपको ज्ञात हो गई। अब माध्य मुक्त पथ आपसे पूछा जा रहा था। तो माध्य मुक्त पथ जो होता है वो लैम्डा होता है और लैम्डा के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था
कि 1/√, यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है, देखिए ये होता है आपका 1/√2, 2 जो होता है अंडर में होता है, अंडर रूट होता है √2, और फिर ये हो जाता है आपका पाई और d² होता है। इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूले का हम लोगों को प्रयोग करना है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या का मान दिया हुआ है, तो ये जो डायामीटर है, डायामीटर को हम चाहे तो त्रिज्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/√2 पाई, और d के जगह पे 2r हो जाएगा, और 2r का स्क्वायर कर देंगे तो 4r², और ये हो जाएगा आपका n। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/√2, और यहाँ पर पाई की वैल्यू हम रख देते हैं, और देखें पाई की वैल्यू 3.14 आपको मालूम ही है। और या नहीं तो देखिए एक काम करते हैं, हम √2 की भी वैल्यू रख देते हैं। √2 माने 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट जो होता है 1.141 होता है। ये जो है वर्गमूल अगर आप देखें तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, उल्टा लिख दिए हैं 1.414 होती है, और फिर पाई की वैल्यू 3.14 होता है, 3.14, और इसके बाद ये है 4, और r का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो r का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 10⁻⁻10 का स्क्वायर कर देंगे -20 हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ n की वैल्यू रख देंगे, तो देखें n की वैल्यू हमने निकाला है, ये n की वैल्यू है 5 × 10⁻25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पर लेम्डा की वैल्यू ये 1/, देखिए यहाँ ये है 1.414, और इंटू ये है 3.14, और फिर देखें 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर ज़रा देखें ये ऊपर ले जाते हैं 10⁻25, और ये है 10⁻⁻20, तो 10⁵ हो जाएगा, और 10⁵ को ऊपर लेके चले जाएं तो ये -5 हो जाएगा, 10⁻⁻5। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, तो देखो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया, और फिर नीचे भी 100 से गुणा करते हैं, तो नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 100 का मतलब 10⁻², और 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से इसको कटा देंगे तो 20×5 = 100 हो जाएगा, तो फिर ये लेम्डा = हो गया 5/1.414 × 3.14 × 10⁻⁻7। अब क्या करेंगे, 1.414 का 3.14 पे हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद 5 में भाग देंगे। देखिए ये वैल्यू लगभग 5 के ही बराबर आएगी, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 5 के ही बराबर आएगी, और 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, लेम्डा की वैल्यू पूछी जा रही थी, लेम्डा की वैल्यू हम ज्ञात कर लिए। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, लेम्डा के बाद आपसे न्यू की भी वैल्यू पूछी जा रही है, तो देखिए न्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए लेम्डा का मान ये याद रखे रहिएगा, लेम्डा की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए हम यहाँ ऊपर से इरेज करके और हम
पहले VRMS की वैल्यू ज्ञात करेंगे और जब VRMS की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो फिर हम लोग न्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ से VRMS यानी गैस के अणुओं, नाइट्रोजन गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको फार्मूला मालूम है, √3RT/m होता है। वैल्यू हम रख देते हैं। तो वैल्यू जब रखा जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 और R गैस नियतांक है। गैस नियतांक आपको मालूम ही है कि 8.31 होता है। ये हो जाएगा 8.31 इंटू कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू ये है 290/m जो है नाइट्रोजन का अणुभार है। तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है ये आपको दिया भी है और आपको मालूम भी होना चाहिए, ये 28 होता है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करें। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले ऊपर वाले का गुणा कर दिया जाए और या नहीं तो अगर 2 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 145। अब इसको हम सॉल्व कर ले, सॉल्व करके वर्गमूल निकालें तो ये जो है वैल्यू आती है 5.2 इंटू 10⁻, ये वैल्यू देखें 5.1 करके ये वैल्यू आती है 5.1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड होती है। इसको सॉल्व करिएगा, जानते हैं, इसका गुणा कर लीजिए। तो पहले 145 में 3 से गुणा कर लीजिए, जो आता है उसका 8.31 में गुणा कर लीजिए और इसके बाद फिर 14 से जो है आप भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो आता है उसका वर्गमूल निकालिए। थोड़ा सा लेंदी स्टेप है लेकिन इसको कर डालिए आप। तो ये 5.1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू पूछी जा रही थी। अब देखिए न्यू का मान हम ज्ञात करें तो न्यू की जो वैल्यू होती है वो VRMS/λ होती है। तो ये हो जाएगा VRMS और अपान हो जाएगा लैम्डा। तो चलिए हम रखते हैं VRMS की वैल्यू हमको मालूम है, ये 5.1 इंटू 10⁻² और फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखते हैं। देखिए लैम्डा की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले ऊपर ले जा करके, तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये तो 5.1 ही है और 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 7 और 2 10⁻9 हो जाएगा और इतना ये हर्ट्ज हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, हर्ट्ज लिख दीजिए या प्रति सेकंड लिख दीजिए या सेकंड इनवर्स लिख दीजिए। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 ही नहीं बल्कि आपका ये अणुगति सिद्धांत वाले चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है यानी जब अगला वीडियो बनेगा तो हम लोग अगले चैप्टर की थियरी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फिर एक चैप्टर और रह जाएगा जिसको हम लोगों को पढ़ना होगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज ये जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं ये सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।